हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स बाय एस के वशिष्ठ चैनल में। मैं एस के वशिष्ठ आज हाजिर हूँ आपके सामने वेक्टर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेके। जी हाँ बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उस रिप्रेजेंटेशन में मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया था। जी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यस सर, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या फिर चैनल पे अवेलेबल है, आप जहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो, है ना। अब आज उसी रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर एरो लगा देना होगा, उसके सिंबल के ऊपर। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि अगर कोई मान लिया क्वांटिटी है फोर्स, तो उसका सिंबल होता है एफ, तो उसके ऊपर एरो लगा दो तो वो फोर्स वेक्टर बन जाता है। यस सर, याद है सर। चलिए, तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, उसका डिटेल्ड आप उसमें देख सकते हो। आगे बढ़ता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर। ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स आप ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मीन्स अगर आपके पास ग्राफ पेपर है या किसी कार्टेशियन प्लेन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट। ओह सर, अच्छा सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी हम लोग सीख जाएंगे, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राफ पेपर पे या फिर ग्राफिकली किसी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एरो से। जी बिल्कुल सही सुना आपने, किसी वेक्टर को ग्राफिकली हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो का मतलब आपको पता है कि सर वो तो ऐसा ही होता है, एरो हर कोई जानता है ना। एरो ऐसा होता है और इसी तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओ अच्छा सर, तो मैंने लिख दिया कि ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ओके, मीन्स ग्राफ पेपर पे अगर आप एक एरो बना दोगे तो समझ लो क्या है, वेक्टर है। कौन सा है ये नहीं पता लगेगा, लेकिन ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो क्या है, वेक्टर है। अच्छा सर, अब जैसे ही आपने एरो ड्रॉ कर दिया, उस एरो में आपको एक टिप दिखेगा, दिख रहा है ना, जिसको हेड ऑफ द एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द एरो। और वो क्योंकि वेक्टर है इसलिए आप उसको हेड ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओह सर, अच्छी बात है। मीन्स उसको आप हेड ऑफ द वेक्टर बोल दिया, और जो लास्ट पार्ट दिख रहा है इसको आप टेल ऑफ द वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेल ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना। अब सवाल ये होता है कि जब भी रिप्रेजेंट हमने कर दिया तो ये क्या बतलाता होगा, जो हेड ऑफ द एरो है वो हमको किस चीज की जानकारी देगा, जो टेल ऑफ द एरो है, टेल ऑफ द वेक्टर है, वो हमको किस चीज की जानकारी देगा, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वेक्टर का हेड होता है, जो एरो का टिप होता है, वो आपको वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। जी हाँ, वो आपको वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। डायरेक्शन तो होता ही है वेक्टर में, जानते तो हैं आप लोग। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, है ना। तो इस हेड से आपको वेक्टर का डायरेक्शन पता लग गया, है ना। अब जब ग्राफ पेपर पे बात करते हैं तो ग्राफ पेपर पे एरो का जो कुछ भी लेंथ होगा, लेंथ समझ रहे हो ना, लंबाई, हाँ, जो लेंथ होगा उसका, उस लेंथ से आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जानकारी प्राप्त करेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जरा सोचते हैं कि सर एक वेक्टर के पास दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको किसने दे दिया? सर लेंथ ने। डायरेक्शन आपको किसने दे दिया? सर हेड ने। अब मेरे को कुछ चाहिए क्या? नहीं सर, दो ही चीज तो होता है वेक्टर के पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमको तो दोनों पता लग गया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब सवाल उठता है कि सर तो फिर आपने टेल क्यों बताया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर टेल क्या बतलाता है, या फिर टेल की जरूरत क्या है ना। क्या टेल का कोई महत्व नहीं वेक्टर्स के लाइफ में? जी हाँ, टेल का बहुत महत्व है। अच्छा, कैसे सोचते हैं? तो मैं आपको छोटा सा एक फनी वे में बताता हूँ कि देखिए, मान लिया टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं सर। सर टेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? टेल को हिंदी में बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पूंछ। क्या बोलते हैं? पूंछ, जानते हो, है ना। टेल को हिंदी में बोलते हैं पूंछ। अच्छा सर, ये तो पढ़े थे बचपन में, हाँ, टेल मीन्स पूंछ, TAIL, टेल, टेल मतलब पूंछ।
अब सवाल यह है कि ठीक है टेल मतलब पूछ, ये क्यों बता रहे हैं? तो सोचिए आप, एक मूवी में डायलॉग था, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, याद है? मूछ नहीं तो कुछ नहीं। उसी हिसाब से वेक्टर्स की जिंदगी में पूछ नहीं तो कुछ नहीं। ओ सर ऐसा क्यों? वेक्टर्स के लाइफ में पूछ नहीं तो कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो टेल है, ये जो सो कॉल्ड पूछ है, ये आपको वेक्टर की ओरिजिन के बारे में बतलाएगा। किसके बारे में? ओरिजिन। और ओरिजिन बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? मीन्स वेक्टर की जर्नी शुरू कहाँ से हुई? वेक्टर चैप्टर की जर्नी नहीं, इस जो वेक्टर की बात मैं कर रहा हूं, जो एरो मैंने दिखाया आपको, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ओ मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पता नहीं हो तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि वेक्टर किधर को जा रहा है। मतलब आपको क्या पता नहीं लगेगा सर? डायरेक्शन। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं हो तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि वेक्टर की लंबाई कितनी है। मतलब आप क्या नहीं जान सकते? मैग्नीट्यूड। सोचो अगर वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, तो आपको वेक्टर की कोई जानकारी नहीं हुई, आपने उस वेक्टर्स का कोई डिटेल नहीं जाना। और ये सारा डिटेल जानने के पीछे, जानने में आपकी मदद कौन कर रहा है? तो सर टेल। टेल बोले तो पूंछ। और इसीलिए बोल दिया मैंने कि वेक्टर्स के मामले में पूंछ नहीं तो कुछ नहीं, है ना? जैसे मूवी में सुना था ना हमने कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं, उसी हिसाब से वेक्टर्स में पूछ नहीं तो कुछ नहीं, है ना? इसका ध्यान रखना है। और याद रखिएगा कि जब भी वेक्टर से कोई भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो आपको वेक्टर के टेल की जानकारी होनी चाहिए, वेक्टर का टेल पता होना चाहिए, सो कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, है ना? अच्छा सर, अब समझ में आ गया। यानी ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया हमने? तो सर एरो से। ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एरो से। सर एरो का क्या क्या पार्ट होता है? तो एरो का दो पार्ट होता है, एक टिप और एक टेल। टिप मतलब हेड और टेल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। हेड डायरेक्शन बता रहा है, टेल स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। और जो वेक्टर का लेंथ होगा, मीन्स एरो का जो लेंथ होगा, वो आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। मतलब सर, मतलब ये है कि मान लिया कोई फोर्स वेक्टर है ना? अगर आपने उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट किया, और उस फोर्स वेक्टर का लेंथ 5 यूनिट्स हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 यूनिट्स, है ना? तो फोर्स की यूनिट क्या? न्यूटन। मतलब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5 न्यूटन। ओह सर अब समझ में आ गया, है ना? तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 5 न्यूटन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ठीक है सर, रिप्रेजेंटेशन आपने बता दिया। इसका मतलब कि अगर कार्टेशियन प्लेन पे ये कोई वेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या? ए बी। ए बी कोई वेक्टर है ना? क्या है? ए बी कोई वेक्टर है। तो इस ए बी का जो लेंथ होगा, इस ए बी का जो लेंथ होगा, वो इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा सर, हाँ, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी होगा, वो इस एरो का लेंथ होगा। दैट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, है ना? वो क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा इसका, है ना? दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। अच्छा, वो लेंथ निकालेंगे कैसे सर? तो सर स्केल उठा के, नहीं 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 नहीं, स्केल उठा के नहीं नापना। ये जियोमेट्री ऐसा है कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लिया 200 सेंटीमीटर है ना? तो आप 200 सेंटीमीटर का स्केल कहाँ से लाओगे बनाने के लिए? 200 मीटर है, उतना बड़ा स्केल आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो रिकॉल कीजिए, जब आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़े थे तो आपको किसी भी लाइन की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया था। हाँ सर, क्लास 10th में पढ़े थे। क्या नाम था उसका? डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो तो आप इसका लेंथ फाइंड कर लेंगे, और वही लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। आपके सहारे के लिए मैंने लिख दिया कि द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड दैट यू कैन सिंपली कैलकुलेट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेल एंड टिप ऑफ द हेड आर नोन। मतलब इस वेक्टर के हेड और टेल का पॉइंट्स जो है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा के? सर डिस्टेंस फॉर्मूला। बिल्कुल सही समझा आपने, है ना? अब बारी आती है किसकी? डायरेक्शन की, है ना? सर अगर डायरेक्शन निकालना हो तो सिंपली उसी लाइन का स्लोप निकाल दो, है ना? तो लिख दिया मैंने कि टू फाइंड द डायरेक्शन जस्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द एरो। स्लोप क्यों निकालेंगे सर? तो डायरेक्शन के लिए आपको एंगल पता होना जरूरी है, विच इट सबटेंड्स विद द हॉरिजॉन्टल। जो ये किसके साथ बनाता है? हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है ना?
अगर ये एंगल आपको पता हो जाए तो आप डायरेक्शन बता दोगे, है ना। तो ये एंगल निकालने के लिए आपने क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सर tan थीटा निकाल दो। अगर स्लोप आप निकाल सकते हो tan थीटा से, तो फिर आपको जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वही डायरेक्शन होगा, है ना। तो स्लोप आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू निकाल दिया आपने, मान लिया ये जो वेक्टर था ए बी, ये एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, कितना, अल्फा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो tan अल्फा की जो वैल्यू होगी वो BC बाई AC होगा। BC बाई AC जानते हैं, tan थीटा बराबर P बाई B। अच्छा सर, हाँ, tan अल्फा इज इक्वल टू BC बाई AC। तो जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स BC बाई AC, है ना, tan इनवर्स BC बाई AC, एंड दैट इज द डायरेक्शन। तो मैंने लिख दिया कि जो डायरेक्शन होगा इस वेक्टर का, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर AB इज tan इनवर्स BC बाई AC, है ना। तो आपने क्या सीखा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है आपको, तो आप उस एरो का लेंथ फाइंड करते हो, है ना। उसको फाइंड करने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द वेक्टर, सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड, है ना। एंड इफ यू आर अबाउट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, then simply find the slope of that arrow by calculating the tan theta, and the value of theta in terms of tan inverse will be the direction of that vector. Okay, हिंदी में समझ लीजिए कि अगर किसी वेक्टर का आपको कार्टेशियन प्लेन पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो आप सिंपली उस प्लेन पे वेक्टर के दोनों एंड्स पॉइंट मीन्स टेल और हेड दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा डिस्टेंस फाइंड कीजिए, वही उस वेक्टर का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड होगा। और अगर आपको एंगल निकालना हो तो उस वेक्टर का स्लोप फाइंड करते हुए, tan थीटा फाइंड करते हुए थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म्स में निकाल दो, दैट विल बी द एंगल ऑफ द वेक्टर एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना। तब तक आप एक नज़र इसको देख लीजिए, और कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना। मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो वेक्टर का कर लिया हमने, लेकिन क्या कुछ कंडीशंस है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा, जो हमारी मदद कर सकता है फ्यूचर के कैलकुलेशंस में अगर वेक्टर से रिलेटेड हो तो जी बिल्कुल आते हैं सर। देखिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं बच्चों, है ना। सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है हमने कि a vector can be shifted anywhere in the plane parallel to itself and it remains unchanged after shifting, that is neither its magnitude changes nor its direction। मीन्स मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर कोई भी वेक्टर किसी प्लेन में है ना, मान लिया ये वेक्टर ले, तो इस पेन को आप वेक्टर कंसीडर करो, है ना। इस पेन को अगर आप वेक्टर कंसीडर करते हैं तो बताइए इस पेन का जो टिप है ये, दिस इज द हेड, है ना, और इस पेन का जो ये है लास्ट पार्ट, दैट इज द टेल। टेल सर, यस बिल्कुल, ये हेड है और ये टेल है। अगर ये वेक्टर बिल्कुल ऐसे था, है ना, इसको आप पैरेलल शिफ्ट करते हो, इधर करो इधर करो, क्या इस वेक्टर की लेंथ बदल गई? नहीं सर, इसका लेंथ थोड़ी बदलेगा, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदला। अगर इस वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर देते हो इसके, तो क्या इस वेक्टर का स्लोप चेंज होगा? नहीं। कैसे चेंज नहीं होगा सर? देखो ना, अगर इसको आप चेंज ऐसे शिफ्ट करते हो बाबू, तो इसके शिफ्टिंग में जो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ सबटेंड कर रहा था, दैट रिमेन्स द सेम, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट आफ्टर फर्स्ट शिफ्टिंग नाइदर द अल्फा चेंजेस
nor the length of vector p changes, neither alpha changes nor the length of vector p changes। मीन्स अगर वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करते हो तो ना तो उसकी मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आएगा ना ही डायरेक्शन में। सर दो ही तो होता है इसके पास, तो अगर मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला और डायरेक्शन भी नहीं बदला तो वेक्टर बदला क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मीन्स हमने लिखा कि अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलता है और ना ही उसकी डायरेक्शन बदलती है। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट, इसका आपको ध्यान रखना होगा जब आप वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो मतलब कंक्लूजन, आफ्टर शिफ्टिंग देयर इज नो चेंज इन एनी ऑफ द पैरामीटर्स रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट अ वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। एक वेक्टर नहीं बदलता है जब उसको आप रोटेट करते हैं। किस एंगल से? 2 पाई से या फिर 360 डिग्री बोलो, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अबाउट इट्स टेल। मतलब अगर वेक्टर को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री से रोटेट कर दें तो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मान लिया ये वेक्टर ए था, इसको आपने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, इसको आपने रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, उसके बावजूद वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर पहले था। उसके बावजूद वेक्टर की लेंथ वही रहेगी जो पहले होगा। नाइदर इट विल इलोंगेट नॉर इट विल डिक्रीज इट्स लेंथ। ओके, ना तो इसका लेंथ बढ़ेगा और ना ही इसकी लेंथ घटेगी। मतलब सर मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, हाँ, और ना तो इसके डायरेक्शन में कोई बदलाव आएगा। यानी दूसरा फैक्ट ये हुआ कि अगर आप वेक्टर को 2 पाई मीन्स 360 डिग्री से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो फिर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उस वेक्टर के किसी भी पैरामीटर में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन नोट में यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, हालांकि इसकी जानकारी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी, अगले सेक्शन में वेक्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अलग कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा दूंगा तब। लेकिन एक लिखा मैंने कि अगर रोटेशन पाई अमाउंट से हो, पाई बोले तो ये रेडियन मेजर है ना, अगर 180 डिग्री से रोटेट करें तो हम लोग उसका अपोजिट वेक्टर मिल जाता है। मतलब एक वेक्टर मिलेगा जो जस्ट उसका अपोजिट होगा, जो उसका नेगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? नेगेटिव। हालांकि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो ये है कि अगर वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हों तो ध्यान रखिए वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर में कोई बदलाव नहीं लाती है और वेक्टर का 360 डिग्री वाला रोटेशन भी वेक्टर में कोई बदलाव नहीं ला सकता। अगर वेक्टर को आपने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया तो वो वेक्टर आपको खुद का अपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच अगर आपको एंगल फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक मूल मंत्र देते हैं ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे मान लिया, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। मान लिया एक वेक्टर और ये हुआ दूसरा वेक्टर, है ना, और इसके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। और मान लिया ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है कितने डिग्री? 60 डिग्री। कितनी दी हुई है? 60 डिग्री, ठीक है ना। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q, है ना। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे फिर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं। एक वेक्टर यहाँ पे P और ये वाला वेक्टर Q, है ना। ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, है ना। और ये वाला एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, है ना। चलिए दो फिगर मैंने बना दिया, दोनों फिगर का आप ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मूल मंत्र, सबसे पहले इसके लिए मूल मंत्र आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपको एक सॉन्ग याद होगा, सुने होंगे बच्चों। जो नहीं सुने सो कोई बात नहीं, जिन्होंने सुना है वो मजे लें, है ना।
आप एक सॉन्ग सुने होंगे, ताल से ताल मिला, है ना? सॉन्ग सुना था आपने? हाँ सर, याद है, सुने थे। ताल से ताल मिला, सुना है ना? चलिए, अब सर ये गाना क्यों सिखा रहे हैं आप? देखिए देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं उसको, देखिए। तो आपको ताल से ताल मिला याद नहीं रखना, आपको इस ताल वाले वर्ड में एक ए को हटा के आई लगा दो, है ना? और फिर तब आपका असली कॉन्सेप्ट आएगा, है ना? तब क्या बन जाता है, जैसे ही आपने ए को हटा के आई लगाया, तब ये बन जाता है टेल से टेल मिला। क्या बन जाता है? टेल से टेल मिला, है ना? अब ये टेल से टेल मिला क्या है सर? हाँ, आपको इसका ध्यान रखना होगा कि अगर आप दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना चाहते हैं तो आपको वेक्टर्स के टेल को मिलाना होगा। वेक्टर्स के टेल को मिलाना होगा। सर जबरदस्ती है क्या? यस बिल्कुल, आप वेक्टर्स के टेल को मिलाएंगे। उसके लिए जरूरत पड़ी तो हम वेक्टर्स को खिसकाएंगे, और खिसकाने की इजाजत आपको पहले मैंने दे रखी है ना? बताया ना कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन द प्लेन पैरेलल टू इटसेल्फ। ओ सर, अब पता लगा कि हमने आपको वो बात क्यों सिखाई थी, है ना? चलिए देखते हैं। तो सर इस वेक्टर में तो सर टेल और टेल मिला हुआ है। हाँ हाँ मिला हुआ है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इसमें पता है 60 डिग्री। वेरी गुड। चलिए, कितने समझदार हैं आप लोग। चलिए, अब आपकी समझदारी यहाँ पता लगेगी। सो देखो, है ना? मान लिया वेक्टर पी और वेक्टर क्यू ये दिया हुआ 130 डिग्री, तो सर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा? तो सर वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालने के लिए टेल और टेल का मिला होना आवश्यक है। तो चलिए टेल से टेल को मिलाते हैं। तो सर ये मिला नहीं, तो कर दो एक काम, इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो। कैन वी शिफ्ट दिस वेक्टर लाइक दिस? क्या इस वेक्टर को हम लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ सर, इसको तो शिफ्ट किया जा सकता है। और जैसे ही हमने वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो क्या दोनों वेक्टर्स के टेल आपस में मिल गए? यस सर। क्या वेक्टर क्यू में कोई बदलाव हुआ? नो सर। अच्छा, तो वेक्टर क्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग में कोई चेंज नहीं। अब जब बदलाव नहीं हुआ तो हमने शिफ्टिंग कर दी, तो आप देख सकते हैं कि लीनियर पेयर से ये वाला एंगल आपको पता लग गया। हाउ मच? 50 डिग्री। हाउ मच? 50 डिग्री। अब ये अगर 50 डिग्री आपको पता लग गया, सर एक ही एंगल थोड़ी है, एक और एंगल है सर, ये वाला, है ना? हाउ मच? 310 डिग्री। अरे रिफ्लेक्स एंगल नहीं पढ़ा क्या? हाँ सर, रिफ्लेक्स एंगल, है ना? यानी वेक्टर्स को जब टेल टू टेल मिला देते हैं तो आपको दो एंगल्स मिलता है ना? एक रिफ्लेक्स एंगल और एक जो छोटा वाला एंगल आपको दिख रहा है, सो। और ये दोनों एंगल्स मिलने के बाद जो स्मॉलर होगा, स्मॉलर एंगल, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वही वेक्टर्स के बीच का रिक्वायर्ड एंगल होगा, है ना? मीन्स यहाँ पे आपको जो वेक्टर्स के बीच का एंगल था उसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? 50 डिग्री। मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच आपको एंगल निकालना हो तो आप वेक्टर्स को टेल से टेल मिलाएंगे, उसके लिए वेक्टर्स को खिसकाएंगे। खिसकाने के बाद कोई चेंज नहीं होता है, इसके लिए आपको एश्योर्ड रहना है ना? और जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपको दो एंगल्स मिलेंगे, और दोनों एंगल्स में जो स्मॉलर वन होगा वही वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स you have to join the vectors by their tail, okay? And after joining you will get two angles, out of which the smaller one will be the angle between the vectors, okay? Hope you understood. हाँ सर, लेकिन एग्जाम्पल देके समझ जाते तो और अच्छा होता है, एक दो एग्जाम्पल्स और लेना चाहिए सर। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, वापस आते हैं। फिगर देख रहे होंगे आप, है ना? तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको, कार्टेशियन प्लेन में कुछ वेक्टर्स दिख रहे होंगे, है ना? कौन कौन सा वेक्टर दिख रहा है सर? वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर और वेक्टर एस। हमको चार दिख रहा है सर, मेरे को भी चार ही दिख रहा है बाबू, है ना? तो बच्चों देखते हैं कि इन चारों वेक्टर्स में करना क्या है। तो मैंने लिख दिया बगल में, यू हैव टू जस्ट फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू, वेक्टर क्यू एंड आर, वेक्टर आर एंड एस, वेक्टर पी एंड वेक्टर एस, वेक्टर क्यू एंड वेक्टर एस, एंड वेक्टर पी एंड वेक्टर आर। सर तो निकाल दीजिए। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले ये एंगल 30 डिग्री, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल 60 डिग्री।
ये एंगल 20 डिग्री, व्हाट अबाउट दिस एंगल? सर 70 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री, व्हाट अबाउट दिस एंगल? 60 डिग्री। दिस एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट अबाउट दिस एंगल? 50 डिग्री। ये कैसे निकाला सर? अरे मूर्खों, ये 90 डिग्री होता है यार, सिंपल है, 30 60 90। जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो झटके मत खाना, सिंपल है ना? ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं हुआ, ये मैंने सिर्फ लिख दिया, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, है ना? चलिए वापस आते हैं पार्ट वाइज। सबसे पहले पी और क्यू के बीच का एंगल देखते हैं हम लोग, है ना? तो चलो निकालते हैं, है ना? चलो निकालते हैं। पी और क्यू की बात अगर की जाए तो देखो ध्यान से, क्या वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का टेल मिला हुआ है? नहीं सर, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का टेल्स तो मिला ही नहीं है। अच्छा, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का जो एंगल निकालेंगे हम लोग, उसके लिए आपको वो गाना मैंने बताया था, टेल से टेल मिला, है ना? तो टेल से टेल मिलाने की कोशिश करते हैं, है ना? तो टेल से टेल मिलाएंगे, उसके लिए वेक्टर क्यू को खिसकाएंगे, है ना? वेक्टर क्यू को खिसकाते हैं। चलिए, तो जब आप वेक्टर क्यू को खिसका रहे होंगे तो आप देखिए ध्यान से, कहानी कुछ ऐसी थी, है ना? ये था आपका वेक्टर पी, है ना? वेक्टर पी, और ये था आपका वेक्टर क्यू, है ना? अब देखिए ये फिगर कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है कॉम्प्लेक्स रहे, ऊपर आपको 4 वेक्टर्स दिख रहा है, पी क्यू आर एस, है ना? लेकिन आप अर्जुन वाली कहानी सुने थे ना, कि जब उसको मछली के आंख में तीर चलानी थी तो सबको सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, वो थी मछली की आंखें। उसी हिसाब से आपको इस पूरे फिगर में सिर्फ वही नजर आना चाहिए जिन दो वेक्टर्स के बीच आपने एंगल फाइंड करना है ना? दिस एंगल इज ऑलरेडी गिवन, हाउ मच? 30 डिग्री सर। दिस एंगल इज ऑलरेडी नोन टू यू, हाउ मच? सर जी 20 डिग्री। नाउ अब वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, तो जब वेक्टर क्यू को पैरेलल आप शिफ्ट करोगे तो उसकी शिफ्टिंग कुछ इस प्रकार होगी। यस सर, उसमें कोई, क्योंकि टेल टू टेल मिलाना था, आप शिफ्ट इधर भी कर सकते, इधर भी कर सकते, है ना? लेकिन आपको टेल टू टेल मिलाना है तो शिफ्टिंग कुछ इस तरह कर दी मैंने। अब दिस वन इज 20 डिग्री, देन दिस एंगल इज ऑल्सो 20 डिग्री। वाई? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना? अब ये अगर 20 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा? सर 70 डिग्री। ये पूरा 90 होता है ना? अब ये 70, तो देखो तो P और Q के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया? दिस वन इज 30, दिस वन इज 70, हाउ मच? सर 100 डिग्री। ओ अच्छा, अब पता चल गया ना कि वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल 100 डिग्री होता है। चलिए एक और कर लेता हूँ मैं आपके लिए, बाकी आपका होमवर्क वाला पार्ट होगा जो आपको करना होगा, है ना? दूसरा कौन सा करते हैं हम लोग? Q और R के बीच, है ना? Q और R के बीच करते हैं। चलिए Q और R के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि बाकी फिर आपको ही निकालना है, पढ़ाई आपको ही करनी है ना? Q और R के बीच निकालते हैं। सबसे पहले फिगर को रीड्रॉ करते हैं ना, इसमें सिर्फ Q और R देखा जाएगा, इसलिए बाकी वेक्टर्स को वहीं पे छोड़ देना है ना, एक्स वाई वाई, है ना? चलिए वेक्टर Q कुछ ऐसा था ना, उसकी कहानी ऐसी थी, ये था वेक्टर Q और उसके एंगल उतनी थी। चलिए ये था हमारा वेक्टर R, कौन था? वेक्टर R, है ना? ये एंगल गिवन था आपको, हाउ मच? 30 डिग्री। ये कितना गिवन था? 30 डिग्री। और ये एंगल आपको पता था 20 डिग्री, है ना? अब इन दोनों के बीच एंगल अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे? सर टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। किसके टेल्स को? क्यू और आर के टेल्स को। तो चलो शिफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले ऐसे शिफ्टिंग हो सकती है क्या, कि एक इधर ज्वाइन कर दीजिए और एक इधर ज्वाइन कर दीजिए, है ना? मतलब शिफ्ट किया हमने, आर की शिफ्टिंग उधर हो गई, है ना? थोड़ा सा स्लैंट है, आप पैरेलल ऐसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना? इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना? अब शिफ्टिंग के बाद अगर देखते हैं तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग के बाद, इफ दिस वाज 20 डिग्री, व्हाट अबाउट दिस एंगल? सर 20 डिग्री, है ना? इफ दिस इज 30 डिग्री, व्हाट अबाउट दिस एंगल? 30 डिग्री, है ना? एंड इफ दिस इज 30 वर्टिकली अपोजिट, व्हाट अबाउट दिस? 60 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट दिस? 70 डिग्री, है ना? क्योंकि ये पूरा 90 होता है। अब इन दोनों को मिला दो, क्योंकि ये आपका कौन था? वेक्टर आर, और ये आपका कौन था? वेक्टर क्यू। और वेक्टर क्यू और आर के बीच का एंगल 130 डिग्री, है ना? तो जो ये एंगल होगा, दिस विल बी 130 डिग्री, है ना? अब सर
छोटा वाला तो यही है ना, बड़ा वाला तो मान लिया उसका रिफ्लेक्स होता, वो तो बड़ा होता। हमने कहा है कि स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं। बाकी जो 4 बचे हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। पिछले बार भी मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, इस बार भी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिसकी आप प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तक कर लिया। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हुए आगे बढ़ेंगे, और उस वक्त हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सो होप यू अंडरस्टूड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।